नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप वीडियो में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है और चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। तो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा है भारत पर, तो इससे रिलेटेड चैप्टर है। बहुत आसान ये चैप्टर है। तो क्वेश्चन हम है कि भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था। तो धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में, जिसके माध्यम से कहा था कि भाई भारत से आप धन ले जा रहे हो ब्रिटेन में और उसके बदले में कोई भौतिक लाभ हमें नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आप सारे संसाधनों को भारत से ब्रिटेन ट्रांसफ़र कर रहे हो, निर्यात आप वहाँ पे कर रहे हो। तो यही धन निकासी का सिद्धांत था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसने हिस्सा लिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से बताया कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था। तो धन निकासी का सिद्धांत उन्होंने 2 मई 1867 ईस्वी में रखा था। तो उसका राइट आंसर है सी। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, जिसको निष्कासन या धन निकासी सिद्धांत भी कहते हैं, कि सही परिभाषा नीचे के कथन में आती है। तो हमें सही परिभाषा में बतानी है। तो पहला आप पढ़ेंगे, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ठीक है, हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ने, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। देखिए, ए और बी में से हमें लग भी रहा है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, तो अभी हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें चुनना है। तो ए भी हमने पढ़ा, हो सकता है कि इसमें से आंसर हो। सी पढ़ेंगे, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों का भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। तो सी तो आपका बिल्कुल ही गलत है। डी, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। देखिए, अपवाह सिद्धांत है, इसमें इसका जो अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि भारत से ब्रिटेन वस्तु और धन को भेजा जा रहा है, जिसके बदले में कोई भी भौतिक बेनिफिट या कोई भी फायदा भारत को नहीं हो रहा है। तो ये धन निकासी सिद्धांत का अर्थ था। तो आप ए और बी में से आप देखेंगे, बी इसका सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा था। ये बात इसमें लिखी भी गई है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी है। तो ये ध्यान रखना है। ये नहीं है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था, ये तो किया जा रहा था, लेकिन भारत को उसका कोई बेनिफिट थोड़ी मिल रहा था। तो बी इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश आर्थिक नीति को समझने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता है। ये आपने देखा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम छापाखाना है प्रिंटिंग प्रेस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुई थी। तो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी, कहाँ पर, गोवा में। तो इसका राइट आंसर होगा ये। 1498 वास्को डी गामा भारत आया। तो जब पुर्तगालियों का आगमन होता है, तो जब हम वहाँ पर पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ये। गौरतलब है कि जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने 1439 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। इनका जन्म जर्मनी के मेज नामक स्थान पर हुआ था। ये आपने देखा। क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं 139। तो कथन और कारण का सवाल है। तो पढ़ते नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन है, दूसरे को आर कहा गया है। तो हमें बताना कि क्या ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका होता है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इंडिविजुअली कथन ए को देखना कि क्या वो अपने आप में ठीक है या नहीं है। फिर हमें क्या देखना है, इंडिविजुअली कि कारण आपका अपने आप में ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम इन दोनों में संबंध डिफाइन करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कथन आपका ठीक है। ब्रिटिश भारत ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। तो ये बात आपका बिल्कुल ठीक है। जो भू राजस्व व्यवस्था थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू की। और जो दक्कन का क्षेत्र है, मद्रास वगैरह, कर्नाटक, वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्होंने लागू की। और पश्चिम भारत में इन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपका ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो हाँ, ये भी बात ठीक है, इससे किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। तो उसको कैसे सोल्व करना है, ए भी ठीक है आपका, आर भी ठीक है। तो हमें लगाना है क्योंकि, इसलिए देखो कैसे डिफाइन करते हैं संबंध। हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश भारत ने भारत के अलग अलग भूभागों में राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की क्योंकि या इसलिए इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, या इसकी वजह से भारतीय किसानों में अलग अलग बन गए। तो ए और आर दोनों ठीक है, और आर इसकी सही व्याख्या भी करता है कि क्या इस वजह से ये सब हुआ। तो ठीक है, तो ए आपका ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये आपने देखा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें 15-20 क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कथन और कारण के, कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। इससे आपकी एक समझ बनेगी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पर लागू था। 19% भूभाग पे ये लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में मद्रास, 1825 में बम्बई और संपूर्ण दक्कन के क्षेत्रों में लागू थी। और ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था लागू की थी। महलवाड़ी में गांव के प्रमुख से राजस्व वसूलते थे, और वह किसानों से राजस्व वसूलता था। तो ये कहाँ पर थी? ये पश्चिमी भारत में थी। ये आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में ये लागू थी। तो अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाओं में अलग अलग दरें तथा भू राजस्व वसूली के लिए रैयतों से संपर्क के कारण भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो आपने ये देखा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो ये सवाल बहुत बार पूछा है। तो इसका राइट आंसर है बी, बम्बई और थाने के बीच में। तो थाने, बम्बई और थाने 1853 में पहली रेल लाइन चली थी। 34 किलोमीटर का वो रास्ता था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बम्बई और थाने के बीच। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और देश में पहली रेल लाइन 16 अप्रैल 1853, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, बम्बई से थाने के बीच में। तो राइट आंसर आपने देखा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? तो सहचर नाम की एक पत्रिका थी, समाचार पत्र था, जिसमें कहा था भाई भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ए, ये इसका राइट आंसर है। तो रेलवे ने भारत का बहुत शोषण किया। तो 1885 ईस्वी में सहचर नामक समाचार पत्र ने अपने एक अंक में लिखा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। डलहौजी के शासनकाल में भारत में 1853 में प्रथम रेल लाइन बम्बई से थाने तक बिछाई गई, और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य को रेलवे लाइनों से जोड़ा गया। तो इसका रेलवे लाइन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का शोषण करना मुख्य इसका उद्देश्य रहा। ब्रिटिशों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए रेलवे लाइन लाई गई। ब्रिटेन में उद्योग क्रांति हो रही थी, कच्चे माल की प्राप्ति करने और भारत में निर्यात करते थे अपना फिनिश गुड को भारत के अन्य कोने कोने में पहुंचाने के लिए, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। तो बहुत नुकसान इससे हमारा अंग्रेजों ने किया। तो भारतीय सुरक्षा के लिए आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सामरिक महत्व की लाइन बिछाई गई। इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपने प्रसिद्ध रेलवे पत्र में दी गई थी, और भारत में ही इसका प्रसार का आधार बना। 1865 ईस्वी में सर अर्नोल्ड ने लिखा, रेलवे भारत में वह कार्य करने में समर्थ होगी जो बड़े बड़े वंशों ने नहीं किया, न ही टीपू अपने अत्याचार द्वारा करने में सफल हुआ। यह भारत को एक राष्ट्र बना देगी। तो इसका राइट आंसर है, सहचर नामक पत्रिका थी। ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेशन निकालनी है और अपने ज्ञान को समृद्ध करना है। अगला सवाल है, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुए, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, प्रमुख उद्देश्य रेल मार्ग, रेलवे लाइन का विकास हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या इफेक्ट भारत पर पड़ा, क्या इसके सकारात्मक नकारात्मक परिणाम रहे हैं, और मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वहीं से एक सवाल है। तो 4 ऑप्शन है, ये फैक्ट सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट है। तो हम चारों स्टेटमेंट को अच्छे से पहले पढ़ना है। तो आप पहला पढ़ेंगे, वाणिज्य व्यापार की सुविधा प्रदान करना। ठीक है।
बी है कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। सी सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना। डी सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना। आपको लग सकता है कि चारों स्टेटमेंट ही जनरली ठीक है। आप सोच सकते हैं कि रेल मार्ग का उद्देश्य ये सब हो सकते हैं। व्यापार वाणिज्य की सुविधा प्रदान करता है रेल, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ता है, सैनिक संचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना, ये सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना। आप समझ सकते हैं कि ये सारे ही स्टेटमेंट आपको सही लग सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा कि प्रमुख उद्देश्य क्या था। आप प्रमुख उद्देश्य समझ पाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या था कि कच्चे माल, भारत से कच्चा माल को बंदरगाहों से जोड़ना और ब्रिटेन पहुँचाते थे, और वहाँ से फिनिश गुड निर्यात या तैयार माल को भारत में आयात करते थे। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग का उपयोग औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में नहीं था। रेलवे के विकास से भारतीय वाणिज्य में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। अब वे आसानी से कच्चा माल उपलब्ध करा सकते थे और कृषि वाले क्षेत्रों को मुख्य बाजार से आसानी से जोड़ सकते थे। तो देखिए, कच्चा माल आपको ध्यान रखना है। रेलवे का चलाने का इनका मुख्य पर्पस क्या था कि भारत से अधिक कच्चा माल लो और ब्रिटेन भेजो, क्योंकि ब्रिटेन में उद्योग क्रांति हो रही थी। उनके कारखानों को रॉ मटेरियल मिला और वहाँ से उन्होंने तैयार माल को तैयार करके भारत में फिर निर्यात किया उन्होंने। तो इसका आंसर आपने देखा, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्थिक आलोचना ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो उसका राइट आंसर है ए। आपने देखा, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर है। देखिए, रमेश चंद्र दत्त बहुत बड़े ये भी आर्थिक आलोचक रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले सांख्यिक अनुमान प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति ये थे। भारत में पहली बार 1868 ईस्वी में भारत वर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर VKRV राव ने किया था। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय के संबंध में जो अनुमान मिलते हैं, किसके मिलते हैं, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज। ये कुछ 4-5 नाम ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन भारत में आर्थिक आलोचक रहे हैं ब्रिटिश शासन के दौरान। तो RC दत्त का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी हैं, विलियम डिग्बी हैं। तो ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ। तो 4 ऑप्शन है, चाय, कॉफ़ी, नील में, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी में, शिपिंग इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, सूती कपड़ों में, और जूट मिल में। तो उसका राइट आंसर होगा, सर्वाधिक पूंजी निवेश जो हुआ है वो रेलवे में हुआ है, जिसमें इसमें रेलवे में क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित कर देता कि भाई आप जो भी पूंजी इसमें लगाएंगे आपको 5% अतिरिक्त लाभांश उस पर हम देंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम सिक्योर रहेगा। तो रेलवे हुआ, बैंकिंग है, बीमा इंश्योरेंस कंपनी, और आपका शिपमेंट इंडस्ट्री। तो उसका राइट आंसर होगा, सबसे अधिक पूंजी इस क्षेत्र में लगाई गई है। आगे हम देखते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति ये सब लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा। देखिए, कितने सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि धन निष्कासन सिद्धांत क्या था, इसका पूरा आप अपनी बुक से पढ़ें। इसका क्या अर्थ था, क्या इसका इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा, और इसका विचार उन्होंने क्यों दिया, आखिर क्या ऐसे सोर्स थे जिनको देखकर दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन सिद्धांत दिया। और बहुत आलोचना इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मानने से भी इनकार कर दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है, आप सबसे पहले आप 4 ऑप्शन पढ़िए, अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं, ए पढ़ेंगे आप, इंग्लैंड्स डेब्स टू इंडिया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, और एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंग्लैंड डेब्स टू इंडिया में। इसमें उन्होंने एक लेख लिखा, तो उसके माध्यम से 1867 ईस्वी में इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में लोगों को बताया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने बताया। तो राइट आंसर इसका ए है। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, मेंस में लिखने के लिए भी ये पूछ सकता है। तो धन की निष्कासी सिद्धांत के जन्मदाता दादा भाई नौरोजी थे।
इन्होंने 2 मई 1867, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े लेख इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया में अपना मत प्रकट इन्होंने किया। इन्होंने क्या कहा कि इंग्लैंड भारत पर अपने शासन की कीमत पर, देखिए अपने शासन की कीमत पर भारत से धन ऐंठ रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई भी भौतिक लाभ नहीं मिल रहा। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल से है कि भारत से धन संपदा ये ले जा रहे हैं, उसका बदले में भारत को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, चाहे भौतिक और सामाजिक अर्थ, कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है। बाद में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखे गए अन्य लेखों में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इनकी एक पुस्तक 1867 में प्रकाशित हुई थी, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में भी धन का बहिर्गमन के बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो उसका राइट आंसर है ए। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, तो उसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करना जैसा है। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने वाली बात कही थी कि दूसरे की पत्नी पर खर्च करना जैसा है रेलवे का विकास होना। क्यों? क्योंकि उससे भारत के हितों की पूर्ति ना होकर ब्रिटेन के हितों की पूर्ति हो रही है। भारत से अधिक कच्चा माल लूटकर ये ब्रिटेन के उद्योगों में निर्यात हो रहा है और वहाँ से तैयार माल भारत में ला के महंगी वस्तु के रूप में बेच रहे हैं, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। उपयुक्त विचार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तिलक का मानना था कि ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले रेलवे के विकास में अत्यधिक पूंजी लगेगी, जबकि भारतीय को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 146। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए 147 है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर आपने देखा दादा भाई नौरोजी हैं। तो एक्सप्लेनेशन हम इसकी हम पढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन बहिर्गमन के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। अपने संबोधन भाषण में इन्होंने धन की निकासी की ब्रिटिश पार्लियामेंट में कड़े शब्दों में आलोचना की थी। 2 मई 1867 की डेट आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, भारतीय संपत्ति और पूंजी का विदेश में जाना ही भारत की गरीबी का मूल कारण है। तो देखिए इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारी परेशानियां भी हैं, अकाल पड़े हैं भारत में, किसानों का अधिकतम शोषण हुआ है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड बुक से। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हम देखते हैं, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन। देखिए धन का निष्कासन को आपको अच्छे से पढ़ना है, बार बार से सवाल बन रहे हैं। किसके बाद प्रारंभ हुआ? तो कॉन्सेप्ट वाला मुझे सवाल ये लग रहा है, हम पहले ऑप्शन इसके पढ़ते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रदान करने के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद और मैसूर विजय के बाद। तो अधिकतम शोषण कब हुआ? जब इसको 1765 में इन्हें दीवानी मिल गई थी, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गए थे, अधिकतम शोषण तभी से शुरू हुआ है। तो उसका राइट आंसर होगा बी, दीवानी प्रदान करने के बाद। भारत के धन का एविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, जिसके बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक तथा भौतिक लाभ नहीं मिला। देखिए ये की पॉइंट है। ऐसे धन को भारतीय राष्ट्रीय नेताओं द्वारा और अर्थशास्त्रियों ने धन की निकासी की संज्ञा दी। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का प्रभाव प्लासी की विजय के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा अंग्रेजों को दीवानी प्रदान करने के बाद धन बहिर्गमन में वृद्धि हो गई थी। तो प्लासी के युद्ध से प्रारंभ होता है और दीवानी मिलते ही तो उन्होंने अधिकतम लूट मचाई इन्होंने। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपने देखा बी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए इसमें आप कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं और इसमें सारे ऑप्शन हैं। दादा भाई नौरोजी भी आर्थिक आलोचक हैं, रमेश चंद्र दत्त भी हैं। तो भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन था? तो हम सब आंसर इसका जनरली दादा भाई नौरोजी लगाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है रमेश चंद्र दत्त है। तो ये ध्यान रखना है कि हो सकता है क्वेश्चन
सेम टू सेम रिपीट करें। भारत के आर्थिक इतिहास पर 1902 में आर.सी. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ए ना होकर डी है। और भारत के धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन है विटले कमीशन। कुछ कमीशन के बारे में पूछता है, जैसे अकाल। अगला क्वेश्चन अकाल से रिलेटेड, तो बहुत सारे अकाल आयोग गठित हुए हैं, उनको याद करना है। तो ये सवाल है विटले कमीशन का संबंध किससे था, तो श्रम आयोग, तो श्रम से संबंधित था। तो राइट आंसर है ए। विटले कमीशन का संबंध श्रम से है। इसका उद्देश्य श्रमिकों की परिस्थितियों में सुधार हो। तो इसका राइट आंसर आपने देखा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था। तो स्ट्रैची आयोग का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में। तो उसकी सिफारिश पर ही भारतीय दुर्भिक्ष संहिता का गठन किया गया था। तो उसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण स्ट्रैची आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इस प्रथम अकाल आयोग ने सिफारिश की थी, भाई ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाओ, राज्य का कर्तव्य है, और अक्षम और असक्त लोगों को भोजन दिया जाए, प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। और रिचर्ड स्ट्रैची के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। रिचर्ड स्ट्रैची आयोग हमने गठित किया था 1878 ईस्वी में। उसके आधार पर भारतीय दुर्भिक्ष संहिता बनाई गई थी। तो राइट आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन है 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित है। तो बाल मजदूरों से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बी। 1881 में पारित भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम यह था, बाल श्रम से संबंधित है। इसमें यह विधान किया गया था कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकता, और 12 वर्ष से कम के बच्चों के काम करने के घंटों को सीमित किया गया, तथा कारखानों में खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा के प्रतिबंध की बातें इसमें शामिल की गई थी। और महिला एवं वयस्क पुरुष मजदूरों से संबंधित विलियम ने आगे आने वाले अधिनियमों में किया गया, मतलब सुधार की बात इसमें कुल मिला की गई थी। और ये बाल श्रम से संबंधित है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1891, 34, 1946, तो ये सब अधिनियम है श्रम अधिनियम, तो उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1926 ईस्वी में प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मजदूरों को हड़ताल संबंधी अधिकार आप दे सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है सी। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके द्वारा पंजीकृत यूनियनों को हड़ताल करने की मान्यता दी थी। इससे पहले ये नियम नहीं था, और मजदूरों से बलपूर्वक काम ये कराते थे और पैसे भी नहीं देते थे। इस अधिनियम के तहत इन्होंने हड़ताल करने का अधिकार दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 1926 ईस्वी में प्रावधान लाया गया। अगला सवाल है निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट है, आपको पहले अच्छे से इसको पढ़ना है। ये पढ़ेंगे, भारत 1939 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ये बात तो ठीक है। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, ये भी ठीक है भाई, अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, मतलब अर्थव्यवस्था की कोई प्रगति नहीं हुई। सी पढ़ेंगे, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। और डी पढ़ेंगे, ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। तो ब्रिटिश भारत में इतना बार मैंने आपको बताया कि कच्चा माल हम भेजते थे, मतलब ब्रिटेन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कच्चा माल भारत से लेती थी और लूट के ब्रिटेन भेजती थी। तो डी तो आपका ठीक है, जबकि सी आपका गलत है, क्योंकि भारत विनिर्मित माल को नहीं बेचता था। विनिर्मित माल तो ब्रिटेन से भारत आता था। तो उसका राइट आंसर सी है। अगला सवाल है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी। तो ये 4 ऑप्शन है। अगर आपने थोड़ा सा ये बंगाल के बारे में पढ़ा हो तो कपास, चीनी, जूट, तांबा। और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। मैं इसको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तांबा, इस्पात, नमक, कच्चा रेशम, घोड़े, नमक, चीनी, रेशम, सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। तो बहुत ही मतलब इसमें कन्फ्यूज इसमें कर रखा है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर इसका कर सकता है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अफीम को ध्यान रखिए। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, कलकत्ता में अफीम उगाते थे और इसका निर्यात चीन को करते थे, अपने आर्थिक संतुलन या भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए। तो अफीम से आपको ध्यान रखना है। अफीम इसका राइट आंसर है डी। तो सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम।
अगर आपको अफीम के बारे में पता तो अफीम केवल डी में इन्होंने डाल रखा है, तो इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो अफीम का उत्पादन क्यों करते थे? ताकि चीन को निर्यात कर सके। और चीन को निर्यात क्यों करना था? ताकि ब्रिटेन और चीन के जो व्यापारिक संतुलन है उसको संतुलित कर सके। तो अफीम से ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होगा बनारस, पूना और नासिक। तो ये आप ध्यान रखिए, फैक्ट क्वेश्चन है पूरा। अगला सवाल है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो मसाले, नील, सिल्क, अफीम। तो सबसे शुरू में मसाले थे। वास्को डी गामा भारत आया, 60 गुना दाम अपनी पूरी यात्रा में जो खर्च आया था उसके भी 60 गुना दाम में उसने बेचा। तो दोबारा आने के लिए उसे आकर्षित किया मसालों ने। तो सबसे शुरू में यूरोपीय व्यापारी, क्योंकि जो रुचि किस में थी वो मसालों में थी। तो आज भी बहुत भारी डिमांड मसाले की रहती है, भारतीय मसालों की। तो राइट आंसर है इसका ए। यूरोपीय देशों में भारतीय मसालों की अत्यधिक मांग थी, अतः सभी यूरोपीय कंपनियां मसालों के व्यापार की तरफ आकर्षित हुई और अत्यधिक मुनाफा प्राप्त किया। मसालों के अतिरिक्त भारतीय वस्त्र, नील एवं रेशम का भी व्यापार किया जाता था। तो आपने देखा, इसका राइट आंसर होगा ए। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा कपास का निर्यात ये करते थे, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी और कपास एक रॉ मटेरियल के रूप में वहाँ ले जाते थे, उससे वस्त्र बनाते थे और भारत को उसका निर्यात करते थे एक बाजार के रूप में। तो उसका डी इसका राइट आंसर है। ये पूरा चैप्टर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड चैप्टर ये पूछा गया है। तो 19वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति की जरूरत के अनुरूप अंग्रेज भारत से कच्चे माल के रूप में कपास, अफीम, नील आदि ले जाते थे और ब्रिटेन में माल तैयार कर पुनः भारत में बेचते थे। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो सबसे ज़्यादा प्रमुख आय का साधन था भू राजस्व। भू राजस्व से उन्होंने अधिकतम शोषण किसानों को किया है, भारत को बहुत लूटा है। तो उसका राइट आंसर है सी। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भू राजस्व था, जिसके लिए अनेक पद्धति उन्होंने अपनाई, जिसमें स्थायी भूमि, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। और इससे इन्होंने उच्च दरों के कारण इन किसानों का शोषण किया और किसान विद्रोह इसी वजह से हुए। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? तो 4 ऑप्शन है, हम इनको पढ़ना है। भू अभिजात्य वर्ग का सृजन करना, सिंचाई के उन्नत साधनों का सुलभ कराने में उदासीन होना, सी कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में सफल होना, डी ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। तो 4 ऑप्शन है, तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, सबसे प्रमुख कारण क्या था? सबसे अधिक भूमि कर ये लगाते थे, मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला हम सवाल देखते हैं। देखिए 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो फैक्ट है, मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो इसका राइट आंसर है डी, भारतीय उद्योग आयोग। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। 1918 में गठित भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य बनाए गए। उन्होंने भारतीय उद्योगपति की दशा से प्रभावित होकर अपनी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे और वे एक इंजीनियर भी थे। तो एम विश्वेश्वरैया। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी एक पुस्तक थी प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, अनऔद्योगिकरण, जिसको बोलते हैं वी औद्योगिकरण। और वी औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि भारतीय हस्तशिल्पों का पतन, भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग है उनका पतन, नुकसान उनका। तो उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 ऑप्शन है। ये देखिए कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, क्योंकि व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेजी किया। देखिए दोनों ही बात आपकी ठीक है। वी औद्योगिकरण का मतलब है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, कॉन्सेप्ट है इसमें। 1813 में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार उन्होंने खत्म किए और कहा कि सभी ब्रिटिश व्यक्ति भारत से व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी।
तो केवल कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटेन के और लोग भी निर्मित वस्तुओं को भारत के बाज़ारों में बेच सकते हैं। तो इसलिए व्यापारिक अधिकार उन्होंने ख़त्म किए। तो दोनों ही आपके ठीक हैं, सी इसका राइट आंसर है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विदेशों में औद्योगिकरण होने लगा और उत्पादन बढ़ने लगा। भारत में औद्योगिक पतन हुआ, जिसे वी औद्योगिकरण काल कहते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार की समाप्ति तथा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते में मशीन निर्मित आयात से भर गया, जिससे परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ और अंग्रेजी माल के भारतीय बाजार में बढ़ जाने से ये सब हुआ, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड ये सवाल है, अच्छा सवाल ये है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन एक जनतांत्रिक चेतना वाले व्यक्ति थे और 1882 में इन्होंने एक प्रस्ताव लाया, तो स्वायत्त शासन इन्होंने के लिए जाने जाते हैं। तो उसका राइट आंसर है बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपका है ये श्रमिकों से रिलेटेड है, मतलब बहुत सारे एक्ट इसमें लाए हैं। देखिए लिखा है 1881 का एक्ट है, 1891, 1911 और आगे भी है। एक 1934 में आया, फिर 1946 में आया, फिर आज़ादी के बाद 1948 में आया एक। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के बारे में बताना है कि वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य कितने घंटे निर्धारित किए थे? तो उसका राइट आंसर होगा 12 घंटे। तो सी 12 घंटे निर्धारित किए गए थे। तो कुछ एक्ट हैं, 5-6 एक्ट हैं, इसमें ये क्यों लेकर आए थे और किसके शासनकाल में लेकर आए थे, इनको आपको याद करना है। जैसे आप पहला देखेंगे 1881 का एक्ट है, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगा देंगे और महीने में 4 दिन का अवकाश ही देंगे। ऐसे 1891 का एक्ट आया, किसके काल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। इसका उद्देश्य क्या था? सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दो और 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दो और प्रतिदिन 11 घंटे ही कार्य करेंगे व्यक्ति, और इस तरह की स्थिति में सुधार के लिए लाया गया था। तो मुख्य उद्देश्य ध्यान करना है। फिर 1911 का एक्ट आया लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। तो ये एक्ट और ये काल आपको ध्यान से याद करने हैं और इससे रिलेटेड सवाल है कि 12 घंटे निर्धारित करें इसमें कार्य। इसके बाद आपका 1922 का एक्ट आया, 1934 और 1946। तो 1922 का एक्ट लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया, 1934 का एक्ट लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में आया और 1946 का एक्ट आया लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, और फिर 1948 का एक्ट आया था आज़ादी के बाद। ठीक है, तो 1922 के एक्ट की क्या मुख्य फीचर्स थे? बच्चों के लिए काम करने की अवधि 6 घंटे प्रतिदिन, 12 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे के कारखाने में काम करने की अनुमति दी गई। और देखिए 1934 में ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया गया था कि मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर इसमें निर्धारित किया गया था, और अल्पायु बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे निश्चित इन्होंने की थी, और श्रमिकों की चिकित्सा या आराम करने की व्यवस्था इन्होंने की। तो 1934 के एक्ट की मुख्य बात क्या है? मौसमी और गैर मौसमी कारखानों में अंतर निर्धारित किया गया, ये ध्यान रखना है। और 1946 में क्या ध्यान रखना है? कैंटीन की फैसिलिटी इन्होंने दी थी कि यहाँ पे कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए 200 श्रमिक जहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था 1946 के एक्ट में की। तो ये आपने देखा चैप्टर नंबर 7 अच्छे से हमने कंप्लीट किया, और इसमें सारा कॉन्सेप्ट था। जब भी हमने देखा आसानी से सारे सवाल आराम से कर लिए। इसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, हम उसको बहुत ही इत्मीनान से उसको पढ़ते हैं। तो उसको रिवीजन आप कीजिए। मैंने अपनी ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रखी है, वहाँ पे आप इसको रिवीजन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो उसको पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपकी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं। किसी भी क्वेश्चन से कोई आपको सवाल है या आपकी तैयारी में कुछ भी अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको एक सारथी के रूप में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन PYQ को करते रहे। 6 दिसंबर बेशक डेट बहुत दूर हो, लेकिन आप 1-1 घंटा PYQ को पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल टॉपिक होते हैं, बहुत सारे फैक्चुअल डेटा हमें याद करना होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। तो उनको आप रिवाइज कीजिए और एक A4 साइज फैक्ट शीट आप बनाइए, जिसको मैं जोड़ दे के कहता हूँ आपको, एक फैक्ट शीट आपको तैयार करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई कीजिए।